नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्रीलिम्स 2024 के करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सितंबर 2023 के अंतर्गत जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से जुड़े हुए टॉपिक सुर्खियों में थे, उन पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक सुर्खियों में थे। सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है आपका एक रिपोर्ट क्या है कि जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये मूल रूप से क्या है कि ये जो विदेशज जो प्रजातियां होती हैं उनसे संबंधित ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है? तो आक्रामक विदेशज जो प्रजातियां हैं और उनके नियंत्रण पर आकलन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। और ये जो रिपोर्ट है ये मुख्य रूप से किस संदर्भ में विश्लेषण करती है? तो ये जैव विविधता पर विदेशी प्रजातियों के जो विभिन्न प्रभाव होते हैं उनसे संबंधित जो आकलन है उसी से संबंधित ये रिपोर्ट जारी की गई और इसी कारण से ये सुर्खियों में बनी हुई थी। अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो देखिए इसमें क्या है कि इस रिपोर्ट में जो अलग अलग पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनकी अनेक संख्याएं थी। अगर संख्याओं की बात करें तो लगभग 37,000 विदेशज जो प्रजातियां थी उनको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और इसमें से ये कहा गया है कि लगभग 3500 से अधिक ऐसी विदेशी प्रजातियां हैं जो मानव स्वास्थ्य, जो अर्थव्यवस्था है, खाद्य सुरक्षा है और प्रकृति के हेतु क्या है कि इनसे वैश्विक खतरा उत्पन्न हो रहा है। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं इनमें से 60% लगभग 60% वैश्विक पेड़ पौधों और जानवरों के विलुप्त होने का कारण भी बनी हुई है। यही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो सभी विदेशी जो आक्रामक प्रजातियां हैं इनका क्या है कि सबका नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से महत्वपूर्ण विदेशी आक्रामक प्रजातियां हैं तो उनमें जो सबसे अधिक प्रभावी है या जिसकी मात्रा या जिसका फैलाव है जो विश्व में देखने को मिलता है तो वो है जलकुंभी। ये क्या है कि इसका जो अनुपात है या ये कहें कि विश्व में ये सबसे अधिक देखी जाने वाली विदेशी कह सकते हैं कि आक्रामक प्रजाति है। इसके अलावा अगर बात करें तो लैंटाना है। ये क्या है कि एक फूलदार झाड़ी है। ये भी क्या है कि ये सामान्य तौर पे सबसे अधिक देखी जाने वाली एक विदेशी प्रजाति है। इसके अलावा चूहा की अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे काला चूहा होता है, भूरा है, घरेलू जो चूहे हैं, इनमें भी क्या है कि कई सारी प्रजातियां हैं जो इनमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि जो जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर जो अंतर सरकारी मंच है IPBES है, अगर इसके बारे में हम देखें तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसका मुख्यालय हमें जर्मनी के बार्न शहर में देखने को मिलेगा और इसका जो गठन किया गया था वो वर्ष 2012 में किया गया था। और अगर बात करें तो ये क्या है कि ये जो संगठन है ये यूएनओ की कोई संस्था नहीं है और इसमें अगर बात करें कि वर्तमान में कुल कितने देश इसके सदस्य हैं तो इसमें अगर हम देखें तो लगभग 144 देश क्या है कि इस संगठन के सदस्य हैं। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो IPBES आकलन रिपोर्ट है जो 2023 में जारी की गई थी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह रिपोर्ट जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच के द्वारा ये जारी की गई थी। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जलकुंभी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली आक्रामक विदेशी प्रजाति है। तो पहले हमने बताया कि अगर देखें तो विश्व में सबसे अधिक अगर फैलाव या इसके विस्तार की बात करें तो जो जलकुंभी है ये इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो इस आधार पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोनों ही कथन क्या है आपके सही हैं, तो विकल्प क्या होगा सही? वो होगा बी, यानी 1 और 2। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पैसिफिक डिकोडल ऑक्सीलेशन।
ये एक घटना है, क्यों सुर्खियों में थी? तो एक रिसर्च किया गया, एक अध्ययन किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन है, ये जो चक्रीय घटना है, ये कुछ वर्षों के अंतराल पे क्या है, घटित होती है। सामान्य तौर पे देखें तो ये जो पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन है, ये सामान्य तौर पे 20 से लेकर 30 वर्षों के अंतराल पर क्या है, ये देखने को मिलती है। और अभी हाल के रिसर्च की माने तो इसमें ये कहा गया है कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके आसपास उत्पन्न होने वाले जो साइक्लोन्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो बारंबारता है, उसमें क्या है कि वृद्धि देखने को मिली है और उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह मूल रूप से क्या है कि प्रशांत महासागर में दीर्घकालिक समुद्री उतार चढ़ाव वाली क्या है कि ये मूल रूप से एक घटना है। और इसमें भी जो पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन है, ये जो मूल रूप से अगर बात करें कि ये जो शब्द आया है, जो टर्मिनोलॉजी आया है, ये क्या है कि वर्ष 1996 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे स्टीवन हेयर, उनके द्वारा क्या है कि ये नाम सामान्य तौर पे ये रखा गया था और इसे कई वर्षों तक समुद्र के तापमान और वायुमंडल के साथ उनकी अंतःक्रिया को मापने के पश्चात ही क्या है कि इसको निर्धारित किया जाता है। और पहले हमने बताया कि क्या है कि ये जो घटना है सामान्य तौर पे क्या है कि एक या दो दशकीय अंतराल पर देखने को मिलती है, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 20 या 30 वर्षों के अंतराल पर हमें देखने को मिलती है। और अगर बात करें कि जो पैसिफिक डिकेडल जो ऑक्सीलेशन है, इसका हमारे आसपास या कहें तो ओवरऑल क्लाइमेट पर कौन से इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी बात करें तो ठंडे और जो गर्म जल राशियां हैं, जो वाटर कह सकते हैं करंट है, उनके जो प्लेस हैं, जहां यानी कि जिस सागर में, जिस जलीय क्षेत्र में ये देखने को मिलती हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जहां पर जो जल राशि उपस्थित है या उसका विकास होता है, उसके स्थान में परिवर्तन हो सकता है। और इसके कारण क्या है कि जो जेट स्ट्रीम है, उसके रूट में या उसके मार्ग में बदलाव देखने को मिलता है। यही नहीं, उत्तरी गोलार्ध में अगर जेट स्ट्रीम की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जेट स्ट्रीम के द्वारा क्या है कि बड़े स्तर पे तूफान देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन था, ये सुर्खियों में बना हुआ था। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भूमध्य क्षेत्रीय चक्रवातों की बारंबारता को और अधिक बढ़ा देता है। तो पहले ही हमने बताया कि इसके द्वारा क्या होता है कि जो इक्वेटर वाला रीजन है, वहाँ पर जो साइक्लोन है, उनकी आने की जो मात्रा है, तीव्रता है, संख्या है, उनमें क्या है कि ये वृद्धि करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह प्रशांत महासागर में दीर्घकालिक समुद्री उतार चढ़ाव की एक क्या है, एक साइक्लिक इवेंट है, एक चक्रीय घटना है। और पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए, ये दोनों कथन क्या है, ये दोनों कथन सही है, तो जो सही उत्तर होगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023, ये एक रिपोर्ट जारी की गई थी। अगर बात करें कि आखिर ये जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी किया, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये जारी किया गया। और इसमें भी अगर हम बात करें कि ये जो संगठन था, ऊर्जा एजेंसी थी, इसके अलावा इसका सहयोगी संगठन कौन था, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय जो चैंपियंस हैं, ये दोनों इसके सहयोगी संगठन थे। इसमें भी अगर बात करें कि आखिर जो ये ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जारी किया गया है, आखिर ये किस उद्देश्य से जारी किया गया, तो ग्लोबल लेवल पे जो ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसमें तेजी से कमी लाने हेतु क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, आपसी जो सहयोग है, उसको और मजबूत किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी किया गया था। अब इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। तो यह रिपोर्ट वैश्विक सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वर्ष 2022 से हुई जो प्रगति है,
जो इसमें प्रोग्रेस है उसका क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी। इसकी शुरुआत ब्रेक थ्रू एजेंडा के अंतर्गत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के संधाड़ी तरीकों को अपनाने में गति देखी जा रही है और यही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र की या कुल उत्सर्जन में जो भागीदारी 23% है, जो वर्ष 2010 के बाद क्या है कि तेजी से वृद्धि हुई है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है कि इसमें बातें कही गई हैं जिसके द्वारा ये कहा गया कि इसका क्या प्रभाव है। अगर हम बात करें कि इस पूरे रिपोर्ट में कौन से सिफारिशें की गई है, यानी इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर कौन से सुझाव दिए गए हैं या सिफारिशें की गई हैं, तो ऊर्जा के क्षेत्र में सुझाव दिए गए हैं, हाइड्रोजन क्षेत्र में सुझाव दिए गए हैं, सड़क परिवहन के क्षेत्र में सुझाव दिए गए हैं और यही नहीं, इसके अलावा जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें भी दिए गए हैं, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसमें भी सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो इसमें जो सिफारिशें दी गई हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर में जो दी गई हैं, तो ये कहा गया है कि ऊर्जा संसाधनों के भंडारण और वितरित संचालन में अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्राथमिकता देना है। और अगर हाइड्रोजन क्षेत्र की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि भंडारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु विनियामक ढांचे को क्या है और डिफाइंड किया जाना चाहिए। और अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो इसमें यह कहा गया है कि जीरो उत्सर्जन की समय सीमा निर्धारित किया जाए, कि कब तक ये कहा जाए कि जो इमिशन है वो समाप्त कर दिया जाएगा। और बैटरी कार्बन फुटप्रिंट हेतु मानक जो है, जो स्टैंडर्ड है, उनको स्थापित किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्टील इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें क्या कहा गया है, तो इसमें यह कहा गया है कि स्टील विकार्बनीकरण नीतियों पर संवाद स्थापित किया जाए। यानी क्या है कि आपस में बातचीत हो, इसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहां आपसी विचार विमर्श किए जा सके और उत्सर्जन अकाउंटिंग पद्धति को क्या किया जाए, विकसित किया जाए, कि ये पता चले कि कैसे इमिशन कितना हो रहा है, उसका मापन कैसे किया जाए। इसके लिए क्या हो, कोई एक पद्धति हो जिसके अनुसार क्या है कि उसका मापन किया जा सके। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी सिफारिशें की गई हैं। ये कहा गया है कि कृषि पारिस्थितिकी खाद्य हानि और बर्बादी में कमी लाना एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जो मीथेन गैस है, इसके उत्सर्जन को क्या किया जाए, कृषि सेक्टर में कम किया जाए, जिससे क्या है कि बड़े स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिल रही है। फसलों और पशुधन प्रजनन हेतु अतिरिक्त वित्त व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। तो ये बातें, ये सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई हैं। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। ये पहला कथन है। दूसरा है, इस रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। तीसरा कथन है, इस रिपोर्ट की शुरुआत ब्रेक थ्रू एजेंडा के अंतर्गत की गई थी और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो इसमें देखेंगे कि तीनों ही कथन क्या है, सही है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा सी। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। ये सुर्खियों में था, क्यों था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, इसने राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री की शुरुआत की और तब से क्या है कि ये सुर्खियों में बना हुआ है। अगर बात करें कि नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, तो ये मूल रूप से क्या है कि एक ओपन सोर्स क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है। यानी मूल रूप से क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न देश कार्बन क्रेडिट के व्यापार हेतु क्या है कि राष्ट्रीय डेटा प्रक्रियाओं उनको प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको प्रबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं। इसे डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में भी क्या है कि एक तरह से स्वीकार या स्वीकृति दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो उसमें क्या है कि इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बहुत सारी बातें कही गई हैं। यही नहीं, इसमें कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सरल, कार्बन बाजार के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। और पेरिस जो समझौता है उसके अंतर्गत जो भी इस समझौते के सदस्य देश हैं वो क्या है कि स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन संबंधी जो भी सहयोग है उनकी अनुमति उनको मिल सकती है। तो ये बातें कही गई हैं। और अगर बात करें कि जो कार्बन मार्केट है, जो कार्बन बाजार है, ये मूल रूप से क्या है कि कार्बन क्रेडिट का एक कह सकते हैं कि व्यापार योग्य परमिट है। ये एक ऐसी व्यापारिक प्रणाली है जहां पर कार्बन जो क्रेडिट्स है,
वो क्रय विक्रय किए जाते हैं और कंपनियां अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई क्या है कि कार्बन बाजार का उपयोग करके करती है। जैसे अगर कोई कंपनी है उसके द्वारा कार्बन का एमिशन अधिक हो रहा है तो वो क्या करती है कि किसी रिजर्व कोटे वाले निकाय के द्वारा उसका जो कोटा है वो क्या करती है, परचेज करती है, क्रय करती है और इसके द्वारा क्या है कि ये पूरा कह सकते हैं कि ये मार्केट चलता है। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री की शुरुआत की है। तो ये क्या है कि पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये कहा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से विकल्प देखना है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये है अटलांटिफिकेशन। ये सुर्खियों में था पिछले माह। अगर बात करें तो सितंबर में ये टर्मिनोलॉजी आई। अगर बात करें तो जो आर्कटिक महासागर है उसके निकट अगर आप देखेंगे तो बेरेंट सी है। देखिए ये क्या है कि आर्कटिक में क्या है कि यहीं पर आपको बेरेंट सी देखने को मिलेगा और यहीं पर क्या है कि ये घटना हमें देखने को मिली है जिसको अटलांटिफिकेशन बोलते हैं। अगर बात करें कि आखिर ये जो घटना है, ये जो टर्मिनोलॉजी आई है, इसका मीनिंग क्या है, तो आर्कटिक महासागर में अटलांटिक जल का जो बढ़ता प्रभाव है उसी को क्या है अटलांटिफिकेशन बोला गया है। यह जो आर्कटिक महासागर है, जो पूरा ओशियन क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ का जो जल है वो पहले की अपेक्षा और अधिक गर्म हो रहा है, यानी उसका तापमान बढ़ रहा है, उसकी जो सैलिनिटी है, उसका जो खारापन है, लवणता है, वो भी बढ़ रहा है। तो ये इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आर्कटिक जो हिमावरण है उसमें भी कमी से क्या है कि जो आर्कटिक महासागर है, यहाँ का जो जल है उसकी जो अलग अलग परतें हैं वो आपस में मिल रही हैं और इससे क्या है कि जो अटलांटिफिकेशन जो घटना है उसमें और तेजी से वृद्धि हो रही है। और यही नहीं, जो रिसर्चर है उनकी अगर माने तो अटलांटिफिकेशन के लिए क्या है कि आर्कटिक द्विध्रुव जो बाइपोल है, इस नामक जो प्रक्रिया है वो इसके लिए सबसे अधिक क्या है रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। और आर्कटिक जो द्विध्रुव है इसकी जो स्थिति है ये 15 वर्ष के अलग अलग समय चक्र के अनुसार क्या है कि बदलती रहती है। यानी कह सकते हैं कि लगभग 15 ईयर्स के अंतराल पर क्या है कि ये रिपीट करती है, ये अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन करती है। तो ये हमने देख लिया। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है अटलांटिफिकेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आर्कटिक महासागर में अटलांटिक महासागर का बढ़ते जल स्तर के प्रभाव को अटलांटिफिकेशन कहा गया है। दूसरा है हाल ही में बेरेंट सागर में अटलांटिफिकेशन प्रक्रिया देखी गई है। फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो आपका उत्तर होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो सही जो उत्तर होगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी न तो 1 न ही 2। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ये क्या है कि वाहन के संदर्भ में है। अगर बात करें तो विश्व में जो पहला प्रोटोटाइप जो इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल है वो भारत में लॉन्च किया गया है। इसकी अगर बात करें तो BS6 स्टेज सेकंड विद्युतकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन है। तो इस कारण से क्या है कि इस वाहन की चर्चा होने लगी है। इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जो इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल वाहन है, अगर इसकी बात करें तो इस वाहन में फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी मौजूद होगा और इसमें क्या है कि इथेनॉल का उच्च मात्रा में उपयोग कर बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करेगा। यानी कि इसमें क्या है कि जो फ्यूल इफिशियंसी होगी वो पहले से बेहतर होगी। अगर बात करें तो इसमें एक आंतरिक दहन इंजन भी उपलब्ध होगा। और अगर बात करें कि आखिर इस इंजन का या इस जो वाहन है, व्हीकल है, इसका हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, तो जो सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे जो हानिकारक पोल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक हैं, उनके एमिशन में क्या है कमी आएगी। और यही नहीं, कच्चे तेल के आयात पर जो हमारा देश है भारत जो कि निर्भर है, क्योंकि भारत में क्या है अगर बात करें तो जो आयातित तेल है उसकी मात्रा सबसे अधिक है। और यही कारण है कि जो भारत है ये आयातित तेल की मात्रा को कम करना चाह रहा है। उसी के कारण क्या है कि अलग अलग जो विकल्प हैं उन पर ये विचार कर रहा है, उन पर क्या है रिसर्च कर रहा है। तो इसके ये लाभ हो सकते हैं। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व का पहला प्रोटोटाइप इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का भारत में लॉन्च किया गया है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है यह इथेनॉल का उच्च मात्रा में उपयोग करके बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करेगा। तो देखिए दोनों ही कथन सही है। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए है केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 2 और डी कह रहा है न तो 1 न ही 2। तो जो सही आपका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये एक मछली की प्रजाति से संबंधित न्यूज थी जो मूल रूप से क्या है कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। ये क्या, अगर इसकी हम बात करें तो भारतीय जो प्राणी सर्वेक्षण है इसके जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा क्या है कि पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति देखने को मिली। और अगर हम बात करें कि ये जो प्रजाति है इसको बोला गया है टेरिगो ट्रिग्ला इंटरमेडिका। ये क्या है कि ये मछली की एक प्रजाति है और ये एक तरह की नई प्रजाति है जिसको गनार्ड या सी रॉबिन्सन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो मछली है ये ट्रिग्लाइडाई जो परिवार है उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण मछली है और विश्व स्तर पर इसके परिवार की अगर बात करें तो लगभग 178 प्रजातियां स्पीशीज पाई जाती हैं। तो इस कारण से क्या है कि इस मछली का महत्व है। इसमें एक दो और बातें देख सकते हैं, जैसे अगर बात करें कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है अगर इसकी बात करें तो आखिर ये क्या है, तो यह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत गठित एक संगठन है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 1916 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कोलकाता में मिलता है। यही आप जोड़ सकते हैं कि जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं इन्होंने पश्चिम बंगाल में इस प्रजाति की मछली की खोज की है। और अगर बात करें तो वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न शहरों में स्थित हैं। और अगर इस संगठन के उद्देश्य की बात करें कि किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था, तो भारत के पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में जीव जंतु विविधता की खोज की निगरानी और उनका सर्वेक्षण करना, समय समय पर भारत में संकटग्रस्त और जो स्थानिक प्रजातियां उनकी स्थिति की समीक्षा करना, प्रजातियों हेतु जो विभिन्न डेटाबेस हैं उनको तैयार करना, ये सारे क्या है कि इस संगठन के कार्य हैं। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिकों के द्वारा जो टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका नामक जो मछली की प्रजाति है इसकी या ये जो नई मछली की प्रजाति है इसकी खोज की गई? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और तमिलनाडु। तो देखिए ये क्या है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है मोरक्को में जो आया हुआ भूकंप था उससे संबंधित ये प्रश्न है। इसमें अगर बात करें तो पिछले सितंबर माह में 2023 में अफ्रीका का जो मोरक्को देश है, अगर जाएंगे तो अफ्रीका में क्या है कि उसके उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो वहीं पर मोरक्को देश देखने को मिलेगा, जहां पर बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि वहां पर उच्च तीव्रता का भूकंप देखने को मिला था, जिसमें अगर बात करें तो काफ़ी लोगों की जान इसमें गई थी, बहुत सारे लोग इसमें क्या है जख्मी हुए थे। तो ये देखिए ये संख्या दी गई है। अगर बात करें कि इसमें मरने वाले जो लोगों की संख्या है वो 2122 थी, यानी कि 2000 अगर ये आंकड़ा है तो बहुत सारे मिसिंग लोग होंगे, तो मरने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो इससे भी अधिक होगी। और जो जख्मी लोग थे वो भी क्या है कि 2421 ये आंकड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा इससे भी अधिक होगा। और अगर बात करें कि यहाँ पर जो भूकंप है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण, ये देखिए ये क्या है कि ये मैप है। अगर हम देखेंगे कि मोरक्को कहाँ देखने को मिलेगा तो ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका में अगर आएंगे तो यहीं पर क्या है कि ये मोरक्को देश आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर क्या है कि इसका ईपी सेंटर था। अगर देखें तो जो एटलस पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर इस भूकंप का क्या है कि ईपी सेंटर देखने को मिला था। और अगर बात करें कि जो एटलस पर्वत है इसका क्या है कि जो विस्तार है वो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है। और यहाँ पर भी क्या है कि जैसे हमने देखा ये मैप है, मैप पे अगर देखेंगे तो यहीं पर क्या है कि एटलस पर्वत का विस्तार है, जिसका मूल रूप से जो विस्तार है इधर क्या है कि मोरक्को देखने को मिलेगा, फिर अल्जीरिया आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर ट्यूनीशिया देखने को मिलेगा जहां पर एटलस पर्वत का विस्तार है। तो ये जो मोरक्को में भूकंप आया था इसका जो ईपी सेंटर था वो क्या है कि एटलस पर्वतीय क्षेत्र में था। और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो मूल रूप से यहाँ जो भूकंप आते हैं वो क्या है कि जो यूरेशिया
प्लेट है और जो अफ्रीकन प्लेट है, इन्हीं के आपस में होने वाले अंतःक्रिया के द्वारा क्या है कि यहाँ पर मूल रूप से भूकंप देखने को मिलता है। और इसमें भी क्या है कि अगर हम बात करें कि ये जो भूकंप यहाँ आया था, ये जो घटना है, इसकी जो विशेषता थी, इसमें ये कहा गया कि ये क्या है कि रिवर्स फॉल्ट की या उत्क्रम जो भ्रंश होता है उसके कारण ये भूकंप यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये हमने देख लिया। आप उत्क्रम भ्रंश जानते होंगे, आपने अपने भूगोल टॉपिक में जो अर्थक्वेक है वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, जो अलग अलग भूकंप के प्रकार होते हैं। अब इसी में क्या है कि इस टॉपिक पे एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सितंबर 2023 में अफ्रीकी देश मोरक्को में विनाशकारी भूकंप आया था। दूसरा कथन है अफ्रीकी प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने से एटलस पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना देखने को मिली थी। और फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और जो दूसरा है वो पहले को क्या करता है, व्याख्यायित करता है, उसका कारण स्पष्ट करता है। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो सही विकल्प होगा, यानी कि कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, और क्या है कि जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही तरह से क्या है, स्पष्टीकरण है, यानी कि व्याख्या है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो ये क्या है कि ये आरोग्य मैत्री क्यूब, ये क्या है कि अगर इसको हम देखें तो ये क्या है कि एक अस्पताल है, एक हॉस्पिटल है। किस तरह का है, तो ये क्या है कि विश्व का पहला आपदा अस्पताल है, यानी कि डिजास्टर के समय यूज करने योग्य क्या है कि ये एक अस्पताल है। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पहली बार भारत ने जो अपना प्रोजेक्ट भीष्म है, इसी के अंतर्गत आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से क्या है कि पहला देश का आपदा अस्पताल बनाया है, और इस कारण से ये चर्चा में है। इसमें अगर बात करें कि ये जो हॉस्पिटल है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, ये नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो हॉस्पिटल है ये अत्याधुनिक तकनीक से पूरी तरह से क्या होगा, लैस होगा। ये मोबाइल अस्पताल है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जहां भी आपदा की स्थिति होगी वहां पर इसको शिफ्ट किया जाएगा और इससे लाभ लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि ये किन सुविधाओं से युक्त होगा, तो इसमें मिनी आईसीयू होगा, इसमें ऑपरेशन थिएटर होंगे, खाना पकाने हेतु सुविधा उपलब्ध होगी। यही नहीं, इसमें बिजली हेतु क्या है कि जनरेटर लगे होंगे, और ब्लड टेस्ट से संबंधित जो भी मशीनें हैं, जो उपकरण हैं, वो यहीं पर इस मोबाइल हॉस्पिटल में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। यही नहीं, एक्सरे हेतु विभिन्न जो मशीनें होंगी वो भी इसमें उपलब्ध होंगी। और ये जो अस्पताल है, अगर इसकी बात करें तो एयरलिफ्ट और 72 क्यूब्स में ये असेंबल्ड किया जाएगा। और ये क्या है कि आपदा की स्थिति में लगभग 200 लोगों के लिए क्या है कि ये लगभग 48 घंटे की सुविधा प्रदान कर सकता है। और ये अगर बात करें तो इस मेडिकल क्यूब्स को स्वदेशी रूप से क्या है कि विकसित किया गया, यानी कि जो तकनीक है इसमें वो अपने देश की है। और यही नहीं, भारत ने अलग अलग 2 देशों म्यांमार और श्रीलंका को क्या है कि एक क्या है आरोग्य मैत्री क्यूब भी भेंट किया है, क्योंकि ये जो देश हैं यहाँ पर अक्सर क्या है कि आपदा की स्थिति होती है, और पड़ोसी जो संबंध है, यानी कि कह सकते हैं कि अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से भारत ने श्रीलंका और म्यांमार को क्या है कि ये जो आपदा की स्थिति में उपयोग किए जाने हेतु जो ये अस्पताल है उसको प्रदान किया है। तो इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे आरोग्य मैत्री क्यूब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये उत्तराखंड राज्य की एक पहल है जो पर्यटन को बढ़ावा या बढ़ाने हेतु शुरू की गई है। दूसरा है, इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और तीसरा है, ये पूर्णतः स्वदेशी है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने कथन सही नहीं। तो देखिए, पहला जो कथन है ये पूरी तरह से क्या है, ये गलत है। ये क्या है कि भारत
यानी राष्ट्रीय स्तर पे क्या है कि ये एक पहल है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भीष्म प्रोजेक्ट के तहत ही विकसित किया गया है और इसमें जो भी तकनीक लगी है वो पूरी तरह से क्या है, वो स्वदेशी है। तो ये तीसरा कथन भी सही हो गया। यानी कि इसमें क्या है कि केवल एक कथन गलत है। तो उत्तर जो सही आपका होगा वो हो जाएगा विकल्प ए, केवल एक। तो ये हमने देख लिया कि पिछले वर्ष सितंबर माह में जो भी भूगोल पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक सुर्खियों में थे उन पर हमने चर्चा कर ली। इसके अगले अंक में अक्टूबर माह में जो भी टॉपिक सुर्खियों में होंगे उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज इस एपिसोड में इतना ही, नए एपिसोड में फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद।